रासायनिक आपातकालीन स्थितियों के भाग में आपका स्वागत है। इस भाग के अंत में आप निम्न कर सकेंगे। एक रासायनिक आपातकालीन स्थिति की पहचान कर सकेंगे। रासायनिक आपातकालीन स्थितियों के कारण समझा सकेंगे। रासायनिक एक्सपोजर के संकेतों और लक्षणों की पहचान कर सकेंगे। खतरनाक रसायनों के विरुद्ध निवारक कदम समझा सकेंगे और रासायनिक आपातकालीन स्थिति के दौरान स्वयंसेवकों की भूमिका समझाएं। आइए रासायनिक आपातकालीन स्थितियों के बारे में आगे जानते हैं। पिछले कुछ दशकों के दौरान बढ़ रहे जोखिमों और मुख्य औद्योगिक विकट स्थितियों के नतीजों के संबंध में जागरूकता बढ़ रही है। यह आधिकारिक आंकड़ों, मॉस मीडिया रिपोर्टों और नई जनतक संस्थाओं में दिखाई देता है ताकि समस्या को ठीक किया जा सके। औद्योगिक दुर्घटना निवारण कंपनियों के बढ़ने से और औद्योगिक जोखिम मूल्यांकन पर नए साहित्य बढ़ रही जागरूकता के अन्य प्रकटीकरण हैं। औद्योगिक खतरे लोगों और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए खतरनाक हैं, जो उत्पादों और सेवाओं की व्यापक उत्पादन से निर्मित होते हैं। जब यह खतरे मनुष्य की कोपिंग योग्यताओं से अधिक होते हैं या वातावरण की अवशोषण योग्यताओं से अधिक होता है, तो उससे औद्योगिक खतरे निर्मित होते हैं। औद्योगिक खतरे उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी पड़ाव में हो सकते हैं, जिसमें एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, निर्माण, परिवहन, स्टोरेज, इस्तेमाल और निपटान शामिल है। घटनाओं में आम तौर पर शामिल है खतरनाक पदार्थों की रिलीज जैसे रसायन, रेडियो एक्टिविटी, जेनेटिक सामग्री और आदि। अब क्योंकि हम रासायनिक आपातकालीन स्थितियों को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, आइए रासायनिक आपातकालीन स्थितियों के कारणों के बारे में जानते हैं। रासायनिक आपातकालीन स्थितियां कई तरीकों से हो सकती हैं, जैसे प्रक्रिया और सुरक्षा सिस्टम असफलताएं, मनुष्य की गलतियां, तकनीकी गलतियां, प्रबंधन गलतियां, प्राकृतिक आपदाओं के बाद के प्रभाव, परिवहन के दौरान दुर्घटनाएं, खतरनाक अवशेष प्रोसेसिंग या निपटान, या आतंकवादी हमले या अनरेस्ट के नतीजे के कारण जिससे तबाही हुई। कई उपकरण हैं जिससे आपातकालीन स्थिति के दौरान विशिष्ट रसायनों का पता लगाया जा सकता है। यह पहचान करने के लिए कि क्या पदार्थ खतरनाक है, उत्पाद के कंटेनर लेबल की जांच करें और बटा या सुरक्षा डाटा शीट की जांच करें जो आपूर्तिकर्ता देता है। अगर आप एक औद्योगिक कारखाने में बहुत सारे स्मोक क्लाउड या जलती हुई आग देखते हैं, अगर आपका नाक बह रहा है और आंसू हैं या धुएं के कारण कोई बेआरामी है, तो यह औद्योगिक कारखाने के कारण रासायनिक रिलीज की वजह से हो सकता है। तो यह आपातकालीन स्थिति हो सकती है। अब आइए रासायनिक संपर्क के संकेतों और लक्षणों के बारे में जानते हैं। संपर्क के संकेत बाहरी हैं और आप इसे देख सकते हैं। यह ऑब्जेक्टिव हैं और कई बार इन्हें मापा जा सकता है। संपर्क के संकेतों में शामिल है हाइव्स, फीनेस, छींकना आदि। हाइव्स का मतलब है लाल उभार जो त्वचा पर हो जाते हैं। यह त्वचा के सरफेस पर एक तरह की सूजन है और तब होता है जब आपके शरीर को एलर्जिक रिएक्शन होता है। फ्लूइड रिटेंशन के कारण आंखों के नीचे पफीनेस होती है। आंखों की पफीनेस के कारण में एलर्जी शामिल है। नाक की म्यूक्स मेम्ब्रेन में जलन और सूजन के कारण छींक आती है। यह अक्सर अस्थायी होती हैं और संपर्क के स्रोत के हटाते ही ठीक हो जाते हैं। हालांकि कभी-कभी इनसे स्थायी नुकसान होता है। लक्षण आंतरिक हैं और सीधे आंख को दिखाई नहीं देते हैं। यह केवल उस व्यक्ति द्वारा महसूस होते हैं जो रसायन के संपर्क में आता है और उदाहरणों में शामिल हैं दर्द, चक्कर आना, सुन्न होना और आदि। कभी-कभी एक संकेत एक लक्षण हो सकता है।
उदाहरण के लिए उल्टी एक संकेत है जो मतली का एक लक्षण है। रसायनों के संपर्क के अलग अलग संकेत या लक्षण हैं जो कि उनकी प्रकृति, प्रतिक्रिया और संपर्क के रास्ते के आधार पर है। रसायनों के साथ संपर्क के कई संकेत और लक्षण समान हैं जो कि विशेष कंपाउंड का सूचक हैं। उदाहरण के लिए ओस्मियम टेट्रोक्साइड के वेपर आंख के कोर्निया को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आपकी आंखों में दरदरा महसूस होता है और वह काली भी हो सकती हैं। रसायनों के संकेत और लक्षण जानना महत्वपूर्ण है जिसके साथ आप प्रयोगशाला में काम करते हैं और साथ ही उन रसायनों के बारे में जिसके आप संभावित रूप से संपर्क में आते हैं। और जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। जब रासायनिक संपर्क की बात आती है तो हमारी त्वचा स्पष्ट संकेत देती है। खारिश, लाली, जलन, फोड़े या रैस्क और लाल उभार यह संकेत है कि आप कुछ रसायनों को अवशोषित कर रहे हैं। यदि आपने कोई हानिकारक चीज खा ली है तो आपको पेट में दर्द, मतली, उल्टी, दस्त या यहाँ तक कि पेट में गर्माहट का अनुभव हो सकता है, खासकर हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। उदाहरण के लिए यदि आप आर्सेनिक के संपर्क में आए हैं तो आपका मूत्र गहरे रंग का या काला भी हो सकता है जो चिंता का संकेत है। ऐसे मामलों में जागरूक होने के लिए निर्जलीकरण एक और संभावित लक्षण है। जब सांस के माध्यम से रासायनिक संपर्क की बात आती है तो आप विभिन्न संकेतों और लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। इनमें नींद आना, चक्कर आना या सिरदर्द होना शामिल है। आपको भ्रम या सुस्ती, नाक से पानी का स्राव, खांसी या सूखा और खरोंच वाला गला भी दिखाई दे सकता है। धुंधली दृष्टि, सांस की तकलीफ, तेजी से सांस लेना और हृदय गति में वृद्धि भी सभी संभावित संकेतक हैं। सुरक्षित रहने के लिए इन चेतावनी संकेतों को पहचानना आवश्यक है। आपकी आंखें भी आपको कुछ अहम संकेत दे सकती हैं। आपको लालिमा या जलन महसूस हो सकती है और आपकी आंखों से बहुत अधिक आंसू आ सकते हैं। कभी-कभी आपकी आंसू नलिकाओं से बलगम निकल सकता है और आपकी दृष्टि धुंधली हो सकती है या पूरी तरह से अंधेरा हो सकती है। आइए अब खतरनाक रसायन के विरुद्ध सुरक्षा के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पीपीई खतरों के संपर्क में आने से बचाव की अंतिम पंक्ति है। स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले खतरों के लिए यह खुद को बचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भले ही आपने जोखिम कम कर दिया हो, अधिकांश रासायनिक छींटे आकस्मिक होते हैं और पूर्वानुमानित नहीं होते हैं। पीपीई ने कई लोगों को उनके शरीर को स्थायी क्षति या दृष्टि हानि से बचाया है। जब पीपीई दूषित हो जाता है तो इसे तुरंत हटाना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें कई रसायनों के प्रवेश करने का खतरा होता है। अब आपको खतरनाक रसायन से बचा। यदि आप किसी रसायन के संपर्क में हैं तो इन चरणों का पालन करें। स्रोत बंद करो, फेफड़ों को साफ करें, आंखें धोएं और त्वचा को साफ करें। इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक चरण पर क्लिक करें। पीड़ित को रासायनिक रिसाव, वायुजनित कणों या धुएं के संपर्क से दूर रखें। खुद को रसायन के संपर्क से बचाने के लिए आवश्यकतानुसार दस्ताने या अन्य सुरक्षा उपकरण पहनें। जो भी कपड़े या आभूषण रसायन के संपर्क में आए हों उन्हें उतार दें। रासायनिक चोटें गर्मी से जलने की तरह तब तक बदतर होती रहती हैं जब तक स्रोत शरीर के संपर्क में रहता है। पीड़ित को ताज़ी हवा में ले जाएं। इसका मतलब दूसरे कमरे में जाना या इमारत या यहाँ तक कि प्रभावित क्षेत्र को छोड़ना भी हो सकता है। यदि नाड़ी और श्वास अनुपस्थित हो तो छाती को दबाना शुरू करें।
प्रभावित आंख को कम से कम 15 मिनट तक पानी से धोएं। सुनिश्चित करें कि पानी ठंडा हो। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतें कि किसी अप्रभावित आंख में आकस्मिक रूप से कोई रसायन न चला जाए। सिर को पकड़े ताकि घायल आंख नीचे रहे। नाक से नीचे की ओर बहाएं। पानी का उपयोग करने के बजाय त्वचा से नींबू जैसे जल सक्रिय रसायनों को हटा दें। सावधान रहें कि धूल के कण आंखों में न जाएं। अपने नंगे हाथों से रसायनों को साफ न करें। यदि रसायन पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है तो प्रभावित त्वचा को कम से कम 15 मिनट तक ठंडे पानी से धोएं। सुनिश्चित करें कि पानी का प्रवाह इतना तेज न हो कि दर्द हो या छाले फूट जाएं। कुछ रसायन जलने का कारण बनते हैं। अन्य को त्वचा या फेफड़ों के माध्यम से अवशोषित किया जा सकता है, जिससे छिपी हुई क्षति हो सकती है। यदि संभव हो तो हमेशा रसायन की सामग्री सुरक्षा डेटा शीट देखें या सलाह के लिए विशेषज्ञों से संपर्क करें। रसायन न केवल शरीर के बाहरी हिस्से को बल्कि अंदरूनी हिस्से को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं तो रसायन गुर्दे या यकृत पर चुपचाप हमला कर सकते हैं। यदि आप प्रशिक्षित नहीं हैं और आपको ऐसे वातावरण में बचाव का अपेक्षित ज्ञान नहीं है तो कोई कार्रवाई न करें। पीड़ितों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाएं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराएं। निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को कॉल करें। कोई रसायन आंख, नाक या मुंह के संपर्क में आ गया है। सामग्री सुरक्षा डेटा शीट सूचित करती है कि रसायन खतरनाक है या नुकसान पहुंचाने की संभावना है। कंटेनर लेबल संक्षारक सामग्री की चेतावनी देता है, जो त्वचा को खराब कर सकता है। रसायन के कारण बड़ी जलन होती है। एक्सपोजर के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है। आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। यदि पीड़ित के पास तुरंत 112 पर कॉल करें। सदमा के लक्षण सांस लेने में परेशानी और बड़े क्षेत्र में जलता है। जब आप मदद की प्रतीक्षा कर रहे हों तो पीड़ित को आश्वस्त करें। क्षेत्र को हवादार बनाएं और जितना संभव हो उतनी ताज़ी हवा आने दें। अब आइए जानें कि रासायनिक या औद्योगिक दुर्घटनाओं के दौरान क्या करें और क्या न करें। रासायनिक या औद्योगिक दुर्घटना के दौरान इन दिशानिर्देशों का पालन करें। किसी सुरक्षित स्थान या आश्रय स्थल पर पहुंचने के बाद ताज़े कपड़े पहनें और हाथों को ठीक से धोएं। आग और आपातकालीन सेवाओं के लिए 101, पुलिस सेवा के लिए 100, चिकित्सा सेवाओं के लिए 108 और सुरक्षित स्थान से राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर के लिए 112 पर संपर्क करें। जिला प्रशासन, अग्निशमन, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों से सलाह के लिए संयंत्र या कारखाने की सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और स्थानीय रेडियो या टीवी चैनलों को सुनें। सरकारी अधिकारियों को सही और सटीक जानकारी प्रदान करें। सार्वजनिक सभा स्थलों जैसे स्कूल, शॉपिंग सेंटर, थिएटर आदि में होने वाली घटना के बारे में दूसरों को सूचित करें। निकासी के समय चेहरे पर गीला रुमाल या कपड़ा या साड़ी का टुकड़ा रखें। बीमार, बुजुर्ग, कमजोर, विकलांग और अन्य लोगों को घर के अंदर रखें और दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दें। घबराएं नहीं, शांति से और तेजी से हवा की दिशा के अनुरूप स्थान खाली कर लें। अफवाहों पर ध्यान न दें और अफवाहें न फैलाएं। अधिकारियों द्वारा निर्देशित होने पर खाली करने के लिए तैयार रहें। समय से पहले अपने निकासी मार्ग को जानें और एक निकासी चेकलिस्ट और आपातकालीन आपूर्ति तैयार करें। बिना ढके भोजन या हवा में खुले पानी का सेवन न करें, बोतल से ही पिएं। अब जब हमें रासायनिक दुर्घटनाओं से पहले, उसके दौरान और बाद में बरती जाने वाली सावधानियों की बेहतर समझ हो गई है, तो आइए सामान्य समय के दौरान सामान्य सावधानियों के बारे में जानें।
चिन्हित खतरनाक क्षेत्र में धूम्रपान न करें, आग न जलाएं या चिंगारी न जलाएं। औद्योगिक इकाइयों के निकट रहने वाले समुदाय को जागरूक करें। उन्हें औद्योगिक इकाइयों की प्रकृति और उनसे जुड़े जोखिमों के बारे में अधिक सतर्क रहना चाहिए। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहां उद्योग हैं, तो उन रसायनों के बारे में जागरूक रहें जिनका वे उपयोग कर रहे हैं या भंडारण कर रहे हैं, और रिसाव की स्थिति में जवाबी उपायों के बारे में भी सावधान रहें। यदि संभव हो तो इसमें शामिल पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों को जानें और निकासी तभी शुरू करें जब आपके पास सभी आवश्यक जानकारी हो, क्योंकि एक अनजान प्रतिक्रिया जटिलताओं या जोखिम को कम करने के बजाय बढ़ा सकती है। आपातकालीन उपयोग के लिए निकटतम खतरनाक उद्योग, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, नियंत्रण कक्ष, स्वास्थ्य सेवाओं और जिला नियंत्रण कक्ष के संपर्क नंबर रखें। खतरनाक रसायनों का उत्पादन या प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों के पास आवास से बचें। सरकार या स्वैच्छिक संगठनों या औद्योगिक इकाइयों द्वारा आयोजित सभी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लें। समुदाय के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में भाग लें और सुरक्षित और आसान पहुंच मार्गों के साथ साथ सुरक्षित आश्रयों की पहचान करें। पारिवारिक आपदा प्रबंधन योजना बनाएं और इसे परिवार के सभी सदस्यों को समझाएं। परिवार या पड़ोसियों को विभिन्न जहरीले या खतरनाक रसायनों की बुनियादी विशेषताओं और उनके उपचार के लिए आवश्यक प्राथमिक उपचार के बारे में जागरूक करें। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। दवाओं, दस्तावेजों और कीमती सामानों सहित घर में वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की एक आपातकालीन किट तैयार करें। आइए आगे रासायनिक आपात स्थितियों में स्वयंसेवकों की भूमिका के बारे में जानें। रासायनिक आपात स्थितियों के दौरान स्वयंसेवक कई तरह से मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक लोगों तक चेतावनी फैलाने में मदद कर सकते हैं। वे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक सही प्रक्रियाओं और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग कर सकते हैं। स्वयंसेवक जहरीले संदूषण के संभावित स्रोतों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों की पहचान कर सकते हैं और उनका समर्थन कर सकते हैं। स्वयंसेवकों को बहुत सतर्क रहना होगा और किसी भी असामान्य और संदिग्ध चीज या गतिविधि पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा इसे अधिकारियों के ध्यान में लाएं। स्वयंसेवक लोगों को संदूषण के क्षेत्र से दूर ले जाने और विस्थापन के बाद प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक समुदाय में दूषित भोजन, भूमि या पानी, वायुजनित संचरण की निकटता के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। इसके साथ हम इस मॉड्यूल के अंत पर आ गए हैं। आइए चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं को याद करें। हमने यह सीखा, औद्योगिक खतरों पर ध्यान देने के साथ साथ औद्योगिक आपदाओं और उनके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। रासायनिक आपदाएं विभिन्न कारकों से उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें प्रक्रिया विफलताएं, मानवीय त्रुटियां, तकनीकी त्रुटियां, प्रबंधन त्रुटियां, प्राकृतिक आपदाएं, परिवहन के दौरान दुर्घटनाएं, खतरनाक अपशिष्ट प्रसंस्करण और यहां तक कि आतंकवादी हमले भी शामिल हैं। रासायनिक आपातकाल की पहचान करने में वातावरण में धुआं, आग, असुविधा, बहती नाक और आंसू जैसे संकेतों की तलाश शामिल है। रासायनिक जोखिम के संकेत बाहरी और वस्तुनिष्ठ होते हैं, जबकि लक्षण आंतरिक और व्यक्तिपरक होते हैं। वे रसायनों के संपर्क की प्रकृति और मार्ग के आधार पर भिन्न होते हैं। खतरनाक रसायनों से बचाव के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पीपीई का उपयोग करें और जोखिम के प्रकार के आधार पर विशिष्ट प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं का पालन करें। रासायनिक आपात स्थितियों के लिए एहतियात के तौर पर आवश्यक वस्तुओं से युक्त एक आपातकालीन किट तैयार करें।
अब विषय के बारे में आपकी समझ की जांच करने का समय आ गया है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने रासायनिक दुर्घटनाएं मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।